नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। एचटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो प्रोबेबली देखने को मिल ही सकता है आपको। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और जहां से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। तो चलो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में सुनिए। सिगमंड फ्रॉइड एक साइको एनालिसिस थे, साइको एनालिसिस्ट थे, मतलब वो मनोविश्लेषक थे। कौन थे? मनोविश्लेषक थे। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और ये ऑस्ट्रेलियन थे। कौन कहाँ से बिलोंग करते थे सिगमंड फ्रॉइड? ये ऑस्ट्रेलियन थे। कौन थे? ऑस्ट्रेलियन थे। इन्होंने क्या क्या काम किए वो सुनिए। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषण के पिता, साइको एनालिसिस के फादर कहे जाते हैं। ये एक साइको एनालिस्ट थे, एनालिसिस्ट थे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। क्या दिया था? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। लिबिडो के बारे में आपको पता ही होगा। लिबिडो के बारे में इन्होंने बताया था। मॉडल ऑफ साइकी, साइकी यानी कि हम ह्यूमन माइंड के मॉडल को दिया था इन्होंने। मतलब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। पर्सनैलिटी थ्योरी भी दी थी, मतलब पर्सनैलिटी, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये सब आपने सुने ही होंगे। इनके बारे में इन्होंने बताया था। तो सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, साइको एनालिस्ट भी थे, एनालिसिस्ट भी थे और इनको मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस का फादर कहा जाता है। इन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, साथ ही ह्यूमन मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी भी इन्होंने दिया था। तो ये था इनके बारे में। ये क्या थे? ये गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादी थे। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडल ऑफ ह्यूमन मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी, मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने बताया था। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने बताया था। देखिए फ्रेंड्स, एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी क्योंकि मुझे ना आज हेडेक है, बट क्लास लेनी है। सुनिए ध्यान से, आपको ये फील नहीं होगा। मतलब इतना ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो देखिए, मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी, इन्होंने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। इनका मानना है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो भी इन्हीं पर डिपेंड है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये काम करता है। देखिए, कॉन्शियस माइंड जो हमारा एट प्रेजेंट में हमारी माइंड स्टेट होती है, कॉन्शियसली जब हम कोई काम करते हैं तो उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे मैं आपको कॉन्शियस होकर पढ़ा रही हूँ तो ये कॉन्शियस माइंड की स्टेट है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, मतलब ये ऐसी स्टेट होती है, बीच की स्टेज होती है ये। इसमें हम कुछ तो अनकॉन्शियस होते हैं और कुछ सबकॉन्शियस होते हैं। आपने देखा होगा, जब आप सो रहे होते हैं तो सोने से पहले जब आपको नींद आने वाली होती है तो आपके थॉट्स माइंड में चल भी रहे होते हैं और रुक भी रहे होते हैं। धीरे धीरे माइंड कम डाउन करता है, थॉट भी होते हैं, यानी कि हम कॉन्शियस भी होते हैं और अनकॉन्शियस माइंड की तरफ भी जा रहे होते हैं। और जब हम पूरी तरह से, हमारा मस्तिष्क जो है शांत हो जाता है तो हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो मैंने ये बताया कि अनकॉन्शियस स्टेज कौन सी है। अनकॉन्शियस स्टेज अब मैं बता रही हूँ, जो हमारे माइंड में बैक साइड में चलती रहती हैं थॉट्स, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड के अपोजिट है,
वो है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम एट प्रेजेंट में जो भी कुछ कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड वो है जो हम कर नहीं रहे लेकिन हमारे दिमाग में स्थित है, हमारे माइंड में है वो चीजें। आपने देखा होगा कि आपको ना सपने आते हैं, ड्रीम्स। ड्रीम्स क्यों आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इन्होंने रिफ्लेक्शन बताया अनकॉन्शियस माइंड से। हमारे अनकॉन्शियस माइंड माइंड में वही चीजें हमें सपने में दिखती हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा बार आपने देखा होगा कुछ चीज दिन में देखी हमने और रात को उसी चीज का सपना आ गया, तो ये अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। देखिए बहुत ही क्लियरली समझिए, कॉन्शियस माइंड जो हम एट प्रेजेंट में अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड मैंने बताया कि वो स्टेज जब हम अनकॉन्शियस में भी होते हैं और कॉन्शियस में भी होते हैं, जैसे सोने से पहले वाली स्टेज है। और अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बिल्कुल अपोजिट होता है, कॉन्शियस माइंड के बिल्कुल अपोजिट, मतलब कॉन्शियसली वो अब नहीं है लेकिन हम उसको कॉन्शियस एफर्ट करके याद करने की कोशिश करें, अपने माइंड में लाने की कोशिश करें, तो वो कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ये मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी के बारे में इन्होंने बताया है। ये मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी के बारे में इन्होंने बताया। देखिए 10% हमारा क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, और जो 90% होता है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है। ऐसा सिगमंड फ्रॉयड का मानना है। ऐसा किसका मानना है, सिगमंड फ्रॉयड का मानना है। सिगमंड फ्रॉयड क्या मानते हैं कि 10% ही केवल हम अपने कॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर पाते हैं, हमारे माइंड का 10% भाग ही क्या है, 10% पार्ट ही कॉन्शियस है, बाकी 90% अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में दबा हुआ है। तो ये इन्होंने बताया था। देखिए अब ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्योरी, ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्योरी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। देखिए बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। ईड में हमारी मनोवृत्ति पशु के समान होती है, पशु के समान। इसमें हम संतुलन बनाते हैं और इसमें हम पूर्ण भगवान बन जाते हैं। देखिए इसी से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, जो ईड है ये हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड के डीप लेयर हैं, सॉरी, डीप लेयर्स, उनमें दबा होता है। देखिए इसमें हमारी मनोवृत्ति ना एक पशु के समान होती है, मतलब हम क्रोध करते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, जो सोशल नॉर्म है उनको फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही जो भी हमारा मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है, किसी चीज को तोड़ने फोड़ने का मन करता है, ये कुछ भी मतलब पशुओं के समान जब हम बिहेव करते हैं तो वो ईड कहलाता है। और ईड का जो बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं डीप लेयर में फिक्स होता है। और जब तब हमें गुस्सा आता है या कोई हमारे साथ मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं या मिस हैपनिंग होती है और उसका गुस्सा हमें आ रहा होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन होता है। और ये मनुष्य की प्रवृत्ति अच्छी नहीं मानी जाती, पशुवत मनुष्य को माना जाता है। ईड बिहेवियर जो है, मनुष्य की जो ईड पर्सनैलिटी है वो बहुत ही खराब मानी जाती है, मतलब लो लेवल की मानी जाती है। जैसे एक पशु रहते हैं ना, मतलब मनुष्य भी वैसा ही बिहेवियर करता है, समझदारी की बातें बिल्कुल नहीं करता है, तो उसको ईड पर्सनैलिटी कहा जाएगा। उसके बाद है ईगो पर्सनैलिटी और उसके बाद है सुपर ईगो पर्सनैलिटी। देखिए ईड पर्सनैलिटी मतलब पशु के समान रहेगा, सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा, उल्टे पुल्टे काम करेगा, मतलब मारपीट करेगा, क्रोध करेगा, अपना पेट भरेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। ये सारी मनोवृत्तियां ईड पर्सनैलिटी की होती हैं। लेकिन जो सुपर ईगो है ना, इसको समझ लीजिए, फिर अपने आप ये समझ में आ जाएगा। जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो में जो मनुष्य की पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल ही भगवान के बराबर हो जाती है। मतलब बिल्कुल ही वो सत्य के मार्ग का अनुसरण करेगा, बिल्कुल ईमानदारी से रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, मतलब चाहे खुद पर मतलब
उसको स्ट्रगल फेस करना पड़े, या जैसे कोई भूखा है, भूखा दिख रहा है, जैसे कोई मनुष्य 4 दिन से स्वयं भूखा है, उसके पास खाना है और उसने उसी कोई दूसरा भूखा दिख गया तो वो अपना खाना उसको दे देगा। वैसे तो ये गलत बात है क्योंकि उसको अपना जीवन भी तो यापन करना है, पहले तो वो अपना पेट भरेगा। तो सुपर ईगो में वो बिल्कुल ही लाइक एज अ गॉड बिहेवियर करता है, भगवान की तरह व्यवहार करता है, किसी के साथ भी किसी भी हद में किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरह बिहेवियर करता है, तो उसको सुपर ईगो कहा जाता है। लेकिन देखिए हम बिल्कुल ही पशु पर्सनैलिटी के हो जाएं, बिल्कुल ही ईड बन जाएं या बिल्कुल ही सुपर ईगो बन जाएं, दोनों ही ह्यूमन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगे। देखिए ईड बन जाएंगे तो हमारा सोशल बिहेवियर खत्म हो जाएगा, अगर सुपर ईगो बन जाएंगे तो हम खुद को ही हार्म करेंगे और इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या कौन सी पर्सनैलिटी अपनानी होगी, हमें पर्सनैलिटी का ईगो पार्ट पर फोकस करना होगा। ईगो पार्ट मतलब हम ना तो पशु बनेंगे ना हम भगवान बनेंगे, हम एक मनुष्य की तरह जीवन यापन करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मतलब सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना पालन करेंगे, अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ना ही दूसरों के साथ गलत करेंगे। जियो और जीने दो की बात मानकर हम अपने जीवन का यापन करेंगे। तो ये है ईगो। आई होप मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि ईड क्या होता है, ईड पर्सनैलिटी क्या होती है, ईगो पर्सनैलिटी क्या होती है और सुपर ईगो क्या होता है। इससे अलग तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैन देखो, जो ईड है पर्सनैलिटी, मैन जो मनुष्य होता है वो एक पशु होता है, मैन विद एनिमल, जो मैन विद एनिमल ईड, मैन विद मैन ईगो और मैन विद गॉड सुपर ईगो। बहुत ही क्लियर होगा इससे। ईड में होगा मैन विद एनिमल, एक एनिमल की तरह बिहेव करेगा। ईगो मैन विद मैन, मैन विद मैन और सुपर ईगो मैन विद गॉड, मैन विद गॉड। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने। अब इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इसमें भी इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं, oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage और 5 है genital। देखिए बिल्कुल ही आसान है। oral stage, anal stage, phallic stage, इनका टाइम पीरियड लिखवाऊंगी मैं, पहले इनके नाम याद कर लीजिए। ओरल स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जो ये फैलिक स्टेज है इसमें 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक तो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, एक तो इलेक्ट्रा रिक ऑडिपस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में ही आया था खुद, एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रा और ऑडिपस क्या है, तो इनको मैं बताऊंगी। सबसे पहले सुनिए ऑरल। ऑरल स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चे को ना कुछ नहीं पता होता, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद ही स्टेज शुरू हो जाती है। ऑरल स्टेज के अंतर्गत बच्चा क्या करता है, ऑरल स्टेज के अंतर्गत उसको शुकिंग करनी आती है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, टेस्ट करता है चीजों को, कोई भी चीजें अपने आसपास दिखाई दी सीधा अपने मुंह में डाल लिया। तो इस स्टेज में वो लाइफ को कैसे देखता है, अपने मुंह से, यानी कि कोई भी चीज मिली उसको अपने मुंह में डाल देता है, तो इसको बोलते हैं ऑरल स्टेज। मतलब मुंह से ही वो काम करता है, मतलब जैसे शुकिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, टेस्ट करता है, कोई भी आसपास चीजें दिखती है उनको मुंह के अंदर डाल लेता है, तो ये उसकी ऑरल स्टेज होती है। एनल स्टेज में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग, उसको पोटी ट्रेनिंग दी जाती है। फैलिक स्टेज के अंतर्गत क्या होता है, फैलिक स्टेज के अंतर्गत
बच्चे में दो कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट और एक होता है ऑडिपस। इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या होता है और ऑडिपस कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो मदर है, मदर और बॉयज, और इलेक्ट्रा फादर और गर्ल। मतलब आपने देखा होगा इस फैलिक स्टेज में ना बच्चे, जो भी लड़कियां होती है ना, वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अट्रैक्ट होने का मतलब है वो अपने पापा को कॉपी करने का प्रयास करती हैं। मतलब अपने पापा के पास ज्यादा लगाव फील करती हैं, उनके उनके साथ वो ज्यादा अटैच होती हैं। और जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर के सानिध्य में ज्यादा रहते हैं। तो जो बॉयज हैं वो अपनी माँ के पास ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जो ऑडिपस है, देखिए याद करने का बिल्कुल एक आसान तरीका है, मदर में भी ओ है और ऑडिपस में भी ओ है। तो ऑडिपस जो है मदर और बॉयज का अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रा जो है फादर, ई है इसमें फादर में, और इसमें भी ई है, तो गर्ल फादर के प्रति अट्रैक्ट होती है। इसे ऐसे याद कर लीजिए वरना भूल जाओगे। अब इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, बिल्कुल याद रहेगा आपको। देखिए मदर में ओ है तो ऑडिपस का रिलेशन मदर से है, इलेक्ट्रा ई है तो फादर में भी ई है, तो इसका रिलेशन गर्ल से होगा। तो ये है फैलिक स्टेज, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज वैसी स्टेज होती है, मतलब इसमें ना बच्चे का जो लिबिडो होता है, लिबिडो वो बिल्कुल शांत रहता है और वो अपने इंटेलेक्चुअल और स्किल लेवल पर काम करता है। इंटेलेक्चुअल और स्किल डेवलप करने की ये स्टेज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जेनिटल स्टेज, ये मतलब प्यूबर्टी के बाद की स्टेज होती है, बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। जैसे कि मतलब टीन एज इसके अंतर्गत आती है, प्यूब एज जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें तो आपको पता है कितने चेंजेस हो गए। जो भी इम्पोर्टेंट था स्टेज में वो मैंने आपको बताया है। देखिए ऑरल स्टेज शुक करता है, टेस्ट करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जो भी उसको चीजें दिखती हैं अपने मुंह में डालता है। एनल स्टेज के अंतर्गत उसको क्या दी जाती है? टॉयलेट और पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है। फैलिक स्टेज के ही ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रा और ऑडिपस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए। इलेक्ट्रा मतलब ई से फादर में ही है तो ये फादर से रिलेटेड, और ऑडिपस मदर में ओ है तो ये मदर और बॉयज से रिलेटेड है। लेटेंसी स्टेज में लिबिडो शांत होता है, बच्चा अपने मतलब सेम सेक्स के साथ रहना पसंद करता है, सेम सेक्स के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। जो फैलिक स्टेज है इसमें बच्चे को क्या पता चल जाता है? उसको ये पता चल जाता है कि वो अपना सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, उसका मतलब सेक्स डिसाइड, मतलब डिटर्मिनेशन नहीं, सॉरी, मतलब उसको अपना पता चल जाता है कि वो लड़का है लड़की, उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना है। लेटेंसी स्टेज में वो सेम सेक्स के साथ रहना पसंद करता है, और जेनिटल स्टेज है वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, इसमें वो अपोजिट सेक्स के साथ रहना पसंद करता है। लेटेंसी स्टेज होती है, इसमें इंटेलेक्चुअल और स्किल डेवलपमेंट का काम होता है। देखिए एक क्वेश्चन बताइए, फ्रॉइड के अनुसार 6 वर्ष की आयु में एवं यौवन के मध्य अवस्था के दौरान बहुत कम साइकोसेक्सुअल विकास होता है। ये कौन सी स्टेज है? तो ये लेटेंसी स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? ये लेटेंसी स्टेज है। देखिए इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 8 से 8th डे से 18 मंथ तक, ये 18 मंथ से 36 मंथ तक। और जो फैलिक स्टेज होती है वो 3 से 6 साल। जो लेटेंसी स्टेज होती है वो 6 से प्यूब एज तक होती है, और जो जेनिटल होती है ये प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी एज यानी कि टीन एज यानी कि किशोरावस्था। तो एक बार फिर से सुनिए, देखिए ऑरल स्टेज में वो क्या करता है, ऑरल स्टेज की एज 8 दिन से 18 महीने तक होती है, मतलब 1.5 साल तक होती है। इसमें 1.5 साल तक बच्चा शुकिंग करना, टेस्ट करना, पुट थिंग्स इन देयर माउथ, ये काम करता है। और एनल स्टेज होती है 18 से 36 महीने तक।
children begin potty training, toilet training. Phallic stage, boys are more attract to their mother while girls are attract more than to their father. ये phallic stage है, इसमें बच्चे को अपने सेक्स का पता चल जाता है. लेटेंसी स्टेज होती है, ये 6 साल से प्यूबर्टी तक होती है. चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद द सेम सेक्स पर्सन. इसमें लिबिडो बिल्कुल शांत रहता है. तो ये कौन सी स्टेज है, मतलब सिगमंड फ्रॉइड की, जिसमें लिबिडो बिल्कुल शांत रहता है? तो ये स्टेज है हमारी लेटेंसी स्टेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. जेनिटल स्टेज, इंडिविजुअल आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पेयर्स. ये था इनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी. आई होप इसमें से आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो. मैंने सारे बिल्कुल क्लियर करवाए, इससे बाहर कुछ नहीं है. बस ये इलेक्ट्रा ऑडिपस याद रखना. ये मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी स्टेज में कौन सी एक्टिविटी है. ये देखिए ऑरल स्टेज है, ये 8 से 18 मंथ यानी कि 1.5 साल तक है. और जो एनल स्टेज है वो 18 से 36 महीने तक है. फैलिक है 3 से 6 साल तक. लेटेंसी है 6 साल से प्यूबर्टी एज. जेनिटल है प्यूबर्टी एज. इसमें लेटेंसी से क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें लिबिडो शांत रहता है, तो लेटेंसी स्टेज है. और कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करता है, तो जेनिटल स्टेज है. कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस होते हैं, तो फैलिक स्टेज है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये पूछ भी लिया जाएगा कि फैलिक स्टेज, ये स्टेजेस भी पूछ लिया जाएगा और इलेक्ट्रा और ओडिपस का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाएगा. लेटेंसी मैंने बता ही दिया. तो ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है आपको ये. एक ये कॉन्सेप्ट और दिया है इन्होंने, इरोज लाइफ इंस्टिंक्ट और थेंटोस डेथ इंस्टिंक्ट. मतलब लाइफ की मूलवर्ती और इरोज गिव ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी. इरोज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड थेंटोस डेथ इंस्टिंक्ट. ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए हैं, मतलब अपने माइंड के बारे में बताया है. जैसे हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम उसका किसी और पर गुस्सा उतार देते हैं, या कोई ऐसी बात होती है हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं जिसमें, तो उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. देखिए एक क्वेश्चन है, ए चाइल्ड व्हेन स्कॉल्डेड इन द क्लास बाय अ टीचर रिटर्न होम एंड शो एंगर टू हिज हर सिस्टर इज द एग्जांपल ऑफ. एक बच्चा है, स्कूल में टीचर उसको डांट देती है और वो बच्चा घर आकर अपना गुस्सा अपने भाई बहनों पर उतारता है, तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन इसको कहते हैं. क्या है? विस्थापन इसको कहते हैं. एक बार ये जो मैकेनिज्म है इनको और देख लीजिए आप. रिप्रेशन. रिप्रेशन क्या होता है? दबा देना. जैसे कोई भी चीज है, रिप्रेशन जिसको हम जानबूझकर भूल जाते हैं. सिलेक्टिव फॉरगेटिंग. सिलेक्टिव फॉरगेटिंग रिप्रेशन होता है. रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन एक दमन नीति होती है. मतलब हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हुई और इसके अपोजिट में हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा, तो उसको क्या करते हैं, अपने अपने अंदर रिप्रेस कर लेते हैं, उसको अपने अंदर दबा लेते हैं. उसको बोलते हैं रिप्रेशन. मतलब जानबूझकर उसको भूलने का प्रयास करते हैं और थोड़े दिन में भूल भी जाते हैं. मतलब बहुत ही बैड मिस हैपनिंग हुई है और हम उसको भूलने का प्रयास करते हैं, तो उसको सिलेक्टिव फॉरगेटिंग कहते हैं, यानी कि अपने अंदर दबा लेना. उसको रिप्रेशन कहा जाता है. डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया आपको, विस्थापन होता है. विस्थापन, अपना गुस्सा किसी और पर विस्थापित करना. रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण. मतलब
सोच समझ कर अपने आप का डिफेंस करना। रैशनलाइजेशन, बस यही थे इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होता है प्रक्षेपण, अपने विचार दूसरे पर थोपते हैं। अपने विचार क्या करते हैं, दूसरे पर थोपते हैं। तो देखिए सिगमंड फ्रॉइड के बारे में इतना ही है। इसका क्रिटिसाइज देखिए, criticize Freud never deal with children, then how can he propose the development stage? ऐसा माना जाता है कि फ्रॉइड ने ना बच्चों के साथ डील ही नहीं किया तो इसने थ्योरी कैसे बना दी। तो इसका एक क्रिटिसाइज ये है। दूसरा क्रिटिसाइज देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फर्स्ट 3 स्टेज डिटरमाइन द लाइफ। इन्होंने जो ओरल एनल और फैलिक स्टेजेस है ना, इनका मानना है कि ये स्टेजेस लाइफ की डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे इसके क्रिटिक्स कहते हैं सेक्सुअलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट एज सजेस्टेड बाय फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने ना जो लिबिडो है इसको लाइफ एनर्जी इसने कहा है। लिबिडो सेक्स के बारे में इसने बहुत ही ज्यादा बताया है और कहा है कि यही लाइफ का आधार है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। बट ऐसा नहीं है, हम सेक्स के बिना भी रह सकते हैं, ऐसा इन क्रिटिक्स का मानना है। सेक्सुअलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट एज सजेस्टेड बाय फ्रॉइड। इनकी जो थ्योरी है वो रीजन फाइंड आउट करती है, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करती हैं। ऐसा भी इनके साथ हुआ है। तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में इतना ही। हमने क्या क्या देखा, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, पर्सनैलिटी थ्योरी दी, ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया, डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं, और क्या बताया है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। मतलब जो भी सिगमंड फ्रॉइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इनकी थ्योरी थी वो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से बाहर कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको बताया फैलिक स्टेज से जो अल्ट्रा इलेक्ट्रा और जो ऑडिपस है उसका जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार एग्जाम में जरूर आता है, एचटेट में तो मेनली जरूर आता है। तो ध्यान से पढ़िए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।